नमस्कार दोस्तों, KSG के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रश्न 1। 24 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? उत्तर: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 24 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। ज्ञातव्य है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अतः इसी दिन की वर्षगांठ के रूप में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। प्रश्न 2। 23 अप्रैल 2020 को उषा गांगुली का निधन हो गया। वह कौन थे? उत्तर: वह रंगमंच कर्मी थे। महत्वपूर्ण तथ्य। 23 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन हो गया। वह 75 वर्ष की थी। उनका जन्म वर्ष 1945 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कोलकाता में जहां बंगाली थिएटर का बोलबाला था, वहां उन्होंने हिंदी थिएटर को स्थापित किया। उनको वहां वैकल्पिक हिंदी रंगमंच के एक नए रूप को लाने का श्रेय दिया जाता है। उनका नाटक काशी का अस्सी बहुत चर्चित रहा। वर्ष 1998 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। प्रश्न 3। 22 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया? उत्तर: आंध्र प्रदेश राज्य में। महत्वपूर्ण तथ्य। 22 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी के निर्णय को भी दोहराया है, जिसके अनुसार वही आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है जो 50% से आगे नहीं जाते हैं। प्रश्न 4। किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई? उत्तर: गुजरात राज्य में। महत्वपूर्ण तथ्य। 20 अप्रैल 2020 को गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के मध्य सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की। यह अभियान 10 जून 2020 तक संचालित होगा। इस अभियान के तहत गुजरात सरकार ने मानसून से पूर्व झीलों और नदियों को गहरा करने की योजना बनाई है। इस चरण में सरकार ने इस अभियान को इस तरह लागू करने की योजना बनाई है कि ग्रामीण जनसंख्या मुख्य तौर पर प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इस अभियान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह अभियान गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसकी सफलता के बाद राज्य सरकार ने दूसरे चरण के दौरान योजना के वित्तीय योगदान को 60% तक बढ़ा दिया है। प्रश्न 5।
आईटी क्षेत्र की कौन सी प्रमुख भारतीय कंपनी इजराइल के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी? उत्तर टीसीएस कंपनी करेगी। महत्वपूर्ण तथ्य: अप्रैल 2020 में आईटी क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इजराइल के पहले पूरी तरह के डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च करने की योजना है। टीसीएस इजराइल को बैंकिंग सेवा ब्यूरो बनाने में मदद करेगा, जो बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म TCS BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। क्या है TCS बैंक्स? यह एक यूनिवर्सल वित्तीय समाधान प्लेटफॉर्म है जो वित्तीय सेवा संस्थानों के ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ग्राहकों को उपलब्ध और नवीन तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाता है। प्रश्न 6: हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? उत्तर ईरान ने लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण तथ्य: अप्रैल 2020 में ईरान ने अपने सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह को ईरान के अर्ध सैन्य बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा लॉन्च किया गया। कई महीनों की नाकामी के बाद उसे यह सफलता मिली है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है। यह प्रक्षेपण ऐसे समय में किया गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच समाप्त हुए परमाणु समझौते तथा जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। प्रश्न 7: हाल ही में कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक का निर्णय लिया है? उत्तर 60 दिन तक। महत्वपूर्ण तथ्य: अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका ने आगामी 60 दिनों तक के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया। यह अप्रवासन अस्थायी रूप से निलंबित रहेगा। इसके साथ ही अगले 60 दिनों तक नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। अस्थायी कामगारों को इससे छूट रहेगी। प्रश्न 8: अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस खिलाड़ी निकोलस जेरी पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में 11 महीने का प्रतिबंध लगाया। वह किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? उत्तर चिली के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: 20 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने चिली के टेनिस खिलाड़ी निकोलस जेरी पर खेल के डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में 11 महीने का प्रतिबंध लगाया है। जेरी पर लगाया प्रतिबंध 16 दिसंबर से माना जाएगा। विगत वर्ष नवंबर में मैड्रिड में डेविस कप फाइनल के दौरान जेरी को लिग्रेडोल और एनाबॉलिक स्टेरॉयड स्टेजोनोल के सेवन का दोषी पाया गया था। इसके पश्चात जनवरी 2020 में उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। जेरी वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 89वें नंबर पर हैं। वह विगत वर्ष जुलाई माह में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 38वें नंबर पर पहुंचे थे। प्रश्न 9: किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? उत्तर चीन में हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य: 16 अप्रैल 2020 को चीन के दक्षिणी शहर ग्वांगजू में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस स्टेडियम का नाम ग्वांगजू एवरग्रांडे फुटबॉल स्टेडियम होगा। चीनी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे ग्रुप द्वारा निर्मित किया जा रहा यह स्टेडियम कमल के फूल के आकार का होगा। कमल के फूल का आकार इसलिए चुना गया है क्योंकि यह चीन का
पारंपरिक फूल है और इसकी परिकल्पना शंघाई डिजाइनर हसन ए सईद ने की थी। यह स्टेडियम वर्ष 2022 के अंत तक बनकर तैयार होगा। इस स्टेडियम की निर्माण लागत राशि लगभग 12 अरब युआन 1.69 अरब डॉलर होगी। यह स्टेडियम क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम बार्सिलोना के कैंप नौ को पीछे छोड़ देगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर कोरिया का बहुउद्देशीय रून गराडो 1 मई स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 11.4 लाख सीटों की है। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट जीके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।